आप सभी को राम राम दोस्तों। चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारी प्रीलिम्स की सीरीज जो चल रही है परिणाम नोट्स की, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या फिर आप बिहार पीसीएस 2026, एमपी पीसीएस राजस्थान या फिर अदर स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस है और झारखंड पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, साथ ही साथ उत्तराखंड पीसीएस, इन सभी के लिए सेम तरीके से बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है, क्योंकि इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि ताकि आपके मैक्सिमम स्टेट को कवर कर ले। और इसमें जो ये नोट्स बनाए गए हैं हैंड रिटन, ये घटना चक्र पूर्वालोकन जो आपकी लेटेस्ट एडिशन है उसी के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें सारे पीवाईक्यूज इंक्लूड हैं, सारे चैप्टर्स इंक्लूड है और लेटेस्ट जो डाटा है, बजट है, इकोनॉमी सर्वे, वो सब कुछ इंक्लूड किया गया है। इस सीरीज में जो इकोनॉमी एक आखिरी पार्ट बचा हुआ था, टोटल 10 पीडीएफ है और 11th नंबर की पीडीएफ इकोनॉमी है। ठीक है, तो इकोनॉमी को भी तैयार कर दिया गया है। बस 1 से 2 दिन का और समय दीजिएगा। आज की डेट आप नोट कर लीजिए, 22 फरवरी 2026 है। तो 22 की जगह आप 25 फरवरी तक आपको वो अपडेट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, इसी तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। 16,000 से अधिक परिवार है जुड़ा हुआ, उसको सर्च करके ज्वाइन कर लेना। वहां पर ही अपडेट मैं दे दूंगा। 1 से 2 दिन का और बचा हुआ है कंटेंट। बाकी अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में रहेगी, पूरी तरीके से पीडीएफ ही रहेगी। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम से ले सकते हैं। साथ ही साथ मेन्स आंसर राइटिंग के लिए आप लक्ष्यभेद श्रेणी के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के लिए। तो चलो शुरू कर लेते हैं। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को शुरू किया था और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने जितने भी प्रमुख वंश थे, चाहे वो खिलजी वंश हो, गुलाम वंश हो, तुगलक वंश हो, इन सबको डिस्कस कर लिया था। आज हम लोधी वंश को डिस्कस करने वाले हैं और इसके आगे के और भी कॉन्टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे। जब भी हम किसी वंश को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर इस वंश की स्थापना कब हुई और किसने की थी। तो देखो 1451 में जो है बहलोल लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सिकंदर लोदी नहीं, इब्राहिम लोदी नहीं, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की और ये मुख्य रूप से अफगान वंश के थे। तो मतलब अफगान के थे। और ध्यान देना कि जब हम आगे बात करेंगे हुमायूं के समय जो शेरशाह सूरी की बात करते हैं, जो मुश्किल से 5 साल के लिए आता है, बस 5 साल के बाद जो है कि वो मर जाता है। ठीक है, कालिंजर वाले जो दुर्ग था वहां पे बारूद के ढेर की वजह से मर जाता है बांदा में। तो वो भी एक अफगानी शासक है और ये भी अफगानी शासक है। तो वहां पर जब हम शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे तो वहां ये भी एक स्टेटमेंट आता है कि ये द्वितीय अफगान शासक था। द्वितीय का मतलब क्या था? इससे पहले लोदी वंश भी अफगानी तुर्क रह चुके थे। अंतिम लोदी शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था, जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत में बाबर के हाथों पराजित होने का श्रेय लिया। अर्थात इब्राहिम लोदी क्या करता है? हार जाता है 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में। और किसने हराया? बाबर ने हराया। हालांकि बाबर भी कांधार से ही आया था, काबुल से आया था, अफगानिस्तान से, और वो भी फिर भारत में आके एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसको मंगोल वंश या मुगल वंश के रूप में जानते हैं। वो सभी चीजें हम मुगल पीरियड में पढ़ेंगे। अभी हमको ये देखना है कि अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का जो सही क्रम है। तो भैया 1451 से 1489 ईस्वी तक तो बहलोल लोदी बैठते गद्दी पर, जो कि संस्थापक भी होते हैं। इसके बाद 1489 से 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठते हैं, जो आगरा की स्थापना करेंगे 1504 में। और फिर 1517 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी बैठते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख शासक बैठते हैं। और तो और जौनपुर को सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। हालांकि इसको मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, उसने इसकी स्थापना की थी जौना खां के नाम पे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो बचपन का नाम था वो जौना खां था और जौना खां के नाम पर ही उसकी स्मृति में ही जौनपुर नगर की स्थापना की जाती है। किंतु किसी कारणवश जैसे ही ये सरकी वंश के नेतृत्व में आता है जौनपुर, और वो अलग हो जाता है दिल्ली सल्तनत से, लेकिन बाद में लोदी वंश के दौरान फिर से इसको अधिग्रहण कर लिया जाता है, कब्जे में ला दिया जाता है। 1418 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम पराजित हुआ था। दिस इज इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पीरियड आप याद रखो 1518 ईस्वी में, ठीक है, जो कि 1526 में बाबर का युद्ध होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा जो कि एक राजपूत पराक्रमी शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा जो है कि एक हाथ कट चुका था और एक आंख से वो अंधे भी हो गए थे, फिर भी वो युद्ध कला में इतने निपुण थे कि उनकी सेना का नाम सुन के बाबर की सेना कांप गई थी। यानी उनका नाम सुन के बाबर की सेना कांप गई थी दूसरे युद्ध में। तो उसमें जिहाद का नारा दिया गया था बाबर के द्वारा, क्योंकि माना भी जाता है बाबर ने भी धर्म का प्रयोग किया। क्या माना जाता है कि राजनीति में अगर आपको सत्ता बनाए रखनी है तो धर्म का प्रयोग करो। धर्म के प्रयोग में क्या करना है? आपको बताना है कि
इस्लाम खतरे में है, हिंदू खतरे में है, आपस में लड़ा लो, सारी प्रॉपर्टी इस्लाम ले जाएगा, सारी प्रॉपर्टी हिंदू ले जाएगा। इस तरीके के जो राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिससे जनता के अंदर एक धार्मिक उन्माद पैदा किया जाता है और सत्ता की रोटी सेकी जाती है। ठीक इसी तरीके से बाबर ने भी ये स्टोरी रची कि ठीक है, हम अपने जिहाद का नारा देते हैं ताकि इसमें जो काफिर हैं, इट मीन्स बाबर की नजर में राणा सांगा जो काफिर था, उसको हराने के लिए उसने अपनी सेना में एक उत्साहवर्धन किया धर्म के नाम पे, और फिर वो जीतता है। अदरवाइज राणा सांगा एक बहुत ही पराक्रमी राजपूत शासक थे। हालांकि आज की किताबों में इनके बारे में बहुत ही सीमित जानकारी कर दी गई है, जबकि इनका कैरेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है हमारे ऐतिहासिक दौर में। तो जो स्टोरी में बता रहा था वो तो बैकग्राउंड था। तो कुल मिला के आपको याद रखना खतौली का युद्ध, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है खतौली का युद्ध। और ये ऐसा एक युद्ध है जो युद्ध प्रमुख तो है, लेकिन कई सारे आप इस दौरान युद्ध पढ़ रहे होते हैं जहाँ पे सल्तनत वंश का समापन हो रहा है, मंगोल वंश की स्थापना हो रही है, तो यहाँ पे ये युद्ध मिसिंग हो जाता है। तो खतौली का युद्ध 1518 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ और इब्राहिम लोदी इसमें हार जाते हैं। अच्छा, और बात करते हैं 1504 ईस्वी में जैसे सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के ध्येय से ही यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाया तुगलक वंश की। क्योंकि आप आज भी पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश, क्या पढ़ते हैं आप कि उत्तर प्रदेश कि दो ऐसे जिले मथुरा और आगरा जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो जो राजस्थान में जो राजपूत शासक थे उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में क्या किया, आगरा की स्थापना की और फिर इसे अपनी राजधानी भी बनाया। हालांकि आगे चल के मंगोल वंश भी इसी में राजधानी अपना जो है कि बनाता है, बाबर वगैरह सब लोग यही राजधानी के रूप में रहते हैं। और सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी आरंभ किया, एक पैमाना था तथा गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता था। जैसे वो बहुत सारी कविताएं लिखता था तो उनको एक शब्द देता था जो अफगानी भाषा का था, गुलरुखी। तो गुलरुखी नाम से वो कविताएं भी लिखता था। और भूमि नाप, ध्यान देना, ये भूमि माप का एक पैमाना था गज ए सिकंदरी के रूप में। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपके सिकंदर लोदी हैं या फिर यूं कहें कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन करता था, तो सिकंदर लोदी करते थे। और सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात कर अर्थात संपत्ति कर समाप्त कर दिया था, ये इसकी खास विशेषता थी। अब आप कहोगे सर इतना ही लोदी वंश में था क्या? नहीं, जब आगे हम जैसी जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत की जो संरचना पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोदी वंश को और डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में। हरियर और बुक्का नाम के दो व्यक्तियों ने की, जो अपने पिता संगम, उनके पिता का नाम भी संगम था और वहीं पे संगम वंश की स्थापना की गई थी। एक मैंने आपको संगम शब्द पढ़ाया था, संगम जो संगति थी जो पांड्य राज्य के दौरान हो रही थी साउथ इंडिया में, तो वहां पे वो संगम वंश नहीं था बल्कि संगम काल था। काल मतलब पीरियड, अर्थात जहां पर कुछ यज्ञ मतलब जो ऋषि मुनि थे, जहां पे जो विद्वान थे, वो जब एक साथ बैठकर पांड्य राज्य के संरक्षण में एक साथ बैठकर कुछ अपनी वार्तालाप करते थे, कुछ जो है कि जानकारी शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, तो उसे संगम कह दिया गया। और उसमें जो भी रचनाएं की गई उस दौरान वो संगम साहित्य के नाम से जानी गई, जैसे शिल्पाधिकारम सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो बेटा वो संगम काल है और हम यहाँ पे संगम वंश की बात कर रहे हैं, जो हरियर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में विजयनगर में। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है, डाउट रहता है बच्चों को, वो क्लियर करना जरूरी है। और हरियर एवं बुक्का कांपिली राज्य में मंत्री भी थे। हरियर प्रथम ने, हरियर बुक्का जो है इसमें हरियर प्रथम, इन्होंने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की जिसे हमने विजयनगर साम्राज्य कहा, और यहीं पर इन्होंने अपना शासनकाल शुरू किया विजयनगर साम्राज्य से। माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, यानी कि भगवान विरूपाक्ष के लिए। और आपने देखा होगा यक्षगान का भी जो नृत्य गान की परंपरा थी वो इसी दौरान जो है कि इसी भगवान को समर्पित विजयनगर साम्राज्य में शुरू होती है। आज विजयनगर साम्राज्य अगर आपको देखना हो तो किस राज्य में देखोगे? कर्नाटक में देखोगे, हम्पी वाले क्षेत्र में देखोगे। तो ये प्रश्न बनता है कि आज किस राज्य में है, तो यहाँ पर है। 1352-53 में हरियर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी थी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में भेजी थी। बुक्का प्रथम का पुत्र कुमार कंपन अडयार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल किया और उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपनी पति की विजय गाथा में एक मदुरा विजयम नाम का एक ग्रंथ लिखता है जो सजीव वर्णन। और ये कई बार पूछा जाता है कि जो
गंगा देवी नाम की जो पत्नी है जिसने मधुरा विजयम की कहानी लिखी, ये किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और ये किसकी कहानी है? तो भैया बुक्का प्रथम का जो पुत्र था कंपन अड़यार, कुमार कंपन, इन्होंने मधुरा जीत लिया था। तो यानी बुक्का प्रथम की जो पुत्र वधू थी गंगा देवी, इसी ने मधुरा विजयम नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें पूरी कहानी को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि उसका एक सजीव वर्णन देखने को मिलता है। यानी कहा जाए तो उस पर एक पिक्चर भी आराम से बनाई जा सकती है। फिर इसी तरीके से हरिहर द्वितीय भी आते हैं। भाई हरिहर और बुक्का तो वही प्रथम वाले थे, इनके पुत्र आते हैं हरिहर द्वितीय, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। सबसे बड़ी इनकी सफलता थी कि पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना था। ध्यान देना, बेलगांव जो कर्नाटक में ही है और गोवा भी इन्होंने छीना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, अभी हमने पढ़ा ना विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। और 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम का पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठता। तो ये जो हरिहर द्वितीय था ये गद्दी पर कब बैठता? 1377 में बैठता है। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर कुल्या का निर्माण किया? यहाँ पे एक मिसिंग रह गया, ठीक है, इसको मैं अगली क्लास में कवर कर दूंगा क्योंकि अभी मुझे बुक खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रश्न डायरेक्टली मुझे भी याद नहीं है इसका आंसर। चलो, चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुव ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक सालुव वंश की स्थापना की। ध्यान देना, कई बच्चों ने पूछा था मुझसे कि सर क्रोनोलॉजी के प्रश्न कैसे सॉल्व करें। कहीं पे शासकों का क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, राजाओं महाराजाओं का, कहीं पे वंश का भी क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। तो ये जो प्रश्न आप कर रहे हो ना, यहाँ से भी एक विजयनगर साम्राज्य की क्रोनोलॉजी निकलेगी। क्या? सबसे पहले संगम वंश की स्थापना होती है और संगम वंश के जो अंतिम मतलब कि जो अंतिम जो है कि शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय, इनको चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुव ने जो है कि पदच्युत कर दिया और सालुव वंश की स्थापना कर दी। तो संगम वंश आएगा, सालुव वंश आएगा, फिर तालुव वंश आएगा या तुलुव वंश कह सकते हो, तुलुव, और लास्ट में आता है अड़यार वंश या ओडियार वंश आएगा, ठीक है, चिक्का कृष्ण राज का। तो वो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुव के पुत्र इम्माड़ी नरसिंह सालुव वंश का जो अंतिम शासक था इसको पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलुव वंश की नींव रख दी। और फिर इसकी मृत्यु 1509 ईस्वी के बाद कृष्णदेव राय यानी अनुज जो इसका छोटा भाई था 1509 से 29 तक सिंहासन पर बैठा और इसका उत्तराधिकारी चचेरा भाई अच्युत देव राय हुआ और जो 1529 में गद्दी पर बैठा। तो ये पूरी एक क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो देखो समझो। सबसे पहले संगम वंश की स्थापना होती है हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में, और इसी संगम वंश का जो अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय, इसको नरसिंह सालुव ने गद्दी से हटाया और सालुव वंश की स्थापना कर दी। और फिर इसके बाद भी सालुव वंश का जो अंतिम शासक था, ध्यान देना कौन, नरसिंह सालुव के जो पुत्र थे इम्माड़ी नरसिंह, इनको एक तुलुव नाम जो तुलुव वंश के व्यक्ति थे उन्होंने हटा दिया, वीर नरसिंह ने, ठीक है, जो तुलुव वंश थे, और इन्होंने गद्दी से हटाया और तुलुव वंश की स्थापना कर दी। लेकिन जब वीर नरसिंह की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद 1509 में सबसे महत्वपूर्ण शासक गद्दी पर बैठता है कृष्णदेव राय। और इस वंश में भी, तुलुव वंश में भी जो सबसे अंतिम था वो कौन था? इसका उत्तराधिकारी चचेरा भाई अच्युत देव राय गद्दी पर बैठता है 1529 ईस्वी में। तो एक प्रश्न और आता है कि कृष्णदेव राय जो कि एक विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी शासक थे, ये किस वंश से संबंधित थे? सुलुभ वंश से या तुलुव वंश से? तो आपका उत्तर होगा तुलुव वंश से, ठीक है। यहां पर ये चीज समझ में आ गई। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह को पराजित किया था। यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा जो आपके गोलकुंडा हो गया या फिर ऐसे जो रीजनल जो है कि वहाँ पे कौन कौन से शासक आ रहे थे, सत्ता कर रहे थे, तो उनके बारे में, जैसे कि अहमद गोलकुंडा की बात करें तो कुली कुतुब शाह जो है कि वहाँ पे शासन करते थे और इनको कृष्णदेव राय ने हरा दिया था। तो कुली कुतुब शाही वंश का संस्थापक था, कहाँ पे? गोलकुंडा में। और किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? कृष्णदेव राय ने दी थी पुर्तगालियों को। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। क्लासिकल युग का मतलब स्वर्ण युग एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि कृष्णदेव राय का जो नेतृत्व करता था खुद, वो स्वयं जो है कि इतना बड़ा साहित्यकार था कि उसने दो प्रमुख रचनाएं लिखी थी। एक तो अमुक्त माल्यद करके एक रचना है उसकी, और एक रचना और है जिसका देखिए नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, अगर आपको याद आ जाए तो प्लीज कमेंट कर देना, हालांकि वो रचना मैंने आगे जरूर लिखवाई होगी। चलो,
कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का एक स्वर्ण युग माना जाता है और नागलपुर नामक नगर को भी इसने बसाया। इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, ध्यान देना, एक अष्टदिग्गज इसके दरबार में है और एक आपको शिवाजी के दरबार में देखने को मिलेंगे जो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न बनता है मेरे भाई कि अष्टप्रधान किस राजा के नेतृत्व में थे या किस राजा के दरबार में थे, तो आपका उत्तर होगा छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में। लेकिन अगर पूछेगा कि अष्टदिग्गज ये किसके नेतृत्व में थे या किसके दरबार में, तो आपको उत्तर देना है कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के शासक। अगर आपसे पूछेगा नवरत्न की व्याख्या, तो भैया चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त पीरियड में थे, जहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, और मुगल पीरियड में अकबर के दरबार में नवरत्न की कहानी थी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। वहीं आंध्र भोज की उपाधि भी धारण की थी कृष्णदेव राय ने, और अमुक्त माल्यद की रचना इन्होंने तेलुगु भाषा में की थी, और एक जो दूसरी रचना थी उसका उन्होंने संस्कृत भाषा में रचना की थी। अब देखो, अष्टदिग्गज में एक तेलुगु कवि थे पेड्डाना, जो कि अलसानी पेड्डन भी इनको कहा जाता है। ये सर्वप्रमुख थे क्योंकि इन्होंने संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का जानकार था इन्हें। और पेड्डाना की कृति है स्वरोचित, संभव और मनुरचित की, ठीक है, तो ये कुल मनुचरित की, तो ये दोनों जो है कि इनकी रचनाएं थी। कृष्णदेव राय शासकों को, मतलब कृष्णदेव राय शासन को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा था, ऊपर ही हमने पढ़ा। और कृष्णदेव राय ने प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का भी निर्माण कराया था, ये भी कई बार बनता है प्रश्न, ठीक है। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय 1422 से 46 के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आते हैं। और देवराय प्रथम की बात करें तो निकोलो कोंटी जो इटली के यात्री थे, इनके दरबार में आते हैं और इन्होंने दास प्रथा का वर्णन किया था। अच्युत देवराय की बात करें तो फरनाओ नूनिज जो पुर्तगाली व्यक्ति थे, ये इनके दरबार में आते हैं। और फरनाओ नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र और लेखाकरण, भविष्यवक्ता और संगीत एवं नृत्य में निपुण होती थी। तो जरा इसको यहीं पर याद कर लो। देखो, अगर मैं कहूं कि संगम वंश के जो शासक थे देवराय द्वितीय, उनके दरबार में अब्दुल रज्जाक आते हैं जो कि फारसी राजदूत थे। देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो कोंटी आते हैं इटली के। अच्युत देवराय के दरबार में फरनाओ नूनिज आते हैं, पुर्तगाली थे ये, ठीक। तो ये तीनों भी क्रोनोलॉजी में मिलाने को आते हैं कि भैया कौन किसके दरबार में आता है। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्यन ने किया था और जिसे टिक्कन और येरन द्वारा पूरा किया था, और इसीलिए ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय कहलाते हैं। मतलब कि जो तेलुगु साहित्य को इस तरीके से देख सकते हो कि जो हमारी हिंदी भाषा का जो सबसे प्रमुख महाकाव्य है, यानी संस्कृत भाषा का सबसे प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत है। तो महाभारत का इन्होंने तेलुगु साहित्य में, मतलब तेलुगु भाषा में अनुवाद किया, नन्यन ने, फिर टिक्कन ने और फिर येरन ने। इसलिए इन तीनों को ही तेलुगु साहित्य का कवित्रय भी कहा जाता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार भास्कर सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला था। कृष्णदेव राय द्वारा अलसानी पेद्दन को आंध्र कविता का पितामह या आंध्र पितामह की संज्ञा भी दी गई थी या उपाधि भी दी गई थी। और कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मल्लनारे ने भाव चिंता रत्न और वीर सयामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे, तो कन्नड़ भाषा में लिखे थे। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि किसके राज्यारोहण को अब तक 500 वर्ष गुजर चुके हैं, तो भैया कृष्णदेव राय का जो राज्यारोहण है वो 1509 ईस्वी में हुआ था, और अगर 500 वर्ष दौड़ोगे तो 2000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, 2009 ईस्वी आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, वो उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न रहा होगा। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा ध्यान देना। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। और इस समय विजयनगर का जो शासक था वो सदाशिव राव था तथा मंत्री राम राय और हुसैन शाह निजाम शाह ने मारा था। ध्यान से समझो कि इस समय जो विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो सदाशिव राव तथा मंत्री राम राय और हुसैन निजाम शाह ने मारा, इसमें बरार शामिल नहीं था। तो कुल मिला के एक प्रश्न पता है क्या बनता है। पहला प्रश्न कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध का एक दूसरा नाम है राक्षस तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है, यह भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न यही पूछ रहा है। एक और प्रश्न कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ कौन कौन से वंश शामिल हुए थे। बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बीदर था, किंतु इनके साथ एक और नाम आपने सुना होगा बरार का, लेकिन बरार इसमें शामिल नहीं था। ये बरात नहीं है, ये बरार है, ठीक है, बरार इसमें शामिल नहीं था। तो ये तीन प्रश्न यहाँ से जो मैंने बताए हैं वो ध्यान रखना है। वेंकट द्वितीय जो राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, और तब विजयनगर साम्राज्य का शासक थे 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय।
विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या क्या थी? पहला, भू राजस्व ही उसकी सबसे बड़ी मुख्य विशेषता थी, जिसमें भू राजस्व का स्रोत, जो कि एक प्रमुख विशेषता क्या थी? भू राजस्व, अर्थात इसका जो स्रोत था वो भूमि कर था, इसी से भू राजस्व कलेक्शन होता था, जिसे शिष्ट या राय रेखा भी कहा जाता था। तो कई बार यूपीएससी ने ऐसा शब्द पूछा है, राय रेखा, ठीक है, कि राय रेखा किससे संबंधित है? तो ये भू राजस्व से संबंधित है और ये विजयनगर साम्राज्य की मुख्य विशेषता है। भूमि का भली भांति इसमें सर्वेक्षण करके भू राजस्व वसूल किया जाता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित है क्या क्या, कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, यानी जितनी उसकी गुणवत्ता होगी, जितनी उसकी अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, उसके आधार पर तय किया जाता था। और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर भी देते थे, अर्थात भूमि की जो गुणवत्ता होगी उस आधार पर तो भू राजस्व का दर नियत होगा, और कारखानों के जो निजी स्वामी हैं उनका एक औद्योगिक कर देने का दायित्व बनता था। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं आज भी। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है आज भी, और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी ये शामिल कर दिया गया है। संगम वंश के शासक बुक्का प्रथम 1356 से 77 तक, इन्होंने 1374 ईस्वी में चीन सम्राट के पास एक दूतमंडल भेजा था। तो ये प्रश्न कई बार बनता है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपने एक दूतमंडल को चीन भेजा था? तो 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने एक दूतमंडल भेजा था। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो देवराज द्वितीय के दरबार में। और श्रीनाथ की एक प्रमुख कृति है श्रृंगार नैषधम। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर का एक प्रमुख योगदान क्या है? कल्याण मंडपम। कई बार ये पूछा जाता है, कल्याण मंडपम। धार्मिक उत्सवों के समय देवता या देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी, और इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था आम जनमानस के द्वारा। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, ठीक है, हजारा मंदिर तो मैंने ऊपर पढ़ा दिया। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी में स्थित है, और इसका निर्माण भी कृष्णदेव राय ने कराया था। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ। तो विजयनगर साम्राज्य में ही इसका विकास होता है, यक्षगान नृत्य परंपरा का। और यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य भी है, और इसकी विषय वस्तु पौराणिक धार्मिक कथाएं हैं, जिन पर इसका नृत्य और संगीत मिलाकर होता है। अब दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की बात करें। अब देखो, मैंने अभी क्या कहा था कि ऊपर मैंने आपको लोधी वंश में यही तो कहा था कि आपको वहां पे यही नहीं सोचना है कि लोधी वंश में बस इतना ही है क्या, नहीं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, चाहे वो दिल्ली वंश मतलब गुलाम वंश रहा, खिलजी वंश रहा, या फिर तुगलक वंश या लोधी वंश, या फिर विजयनगर साम्राज्य, इनमें मुख्य रूप से हमने राजाओं का योगदान पढ़ा, क्षेत्र का विस्तार पढ़ा, और जो भी युद्ध हुए वो पढ़े। लेकिन अभी प्रशासन बाकी है, धार्मिक नीतियां बाकी हैं, बहुत सारा पॉइंट अभी इनका बाकी है। तो ये मत सोचो कि कोई चीज मिसिंग हुई है, नहीं, एवरी चीज इंक्लूड की गई है, बस जगह जगह पे। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का पूरा प्रशासन, अर्थात गुलाम वंश से लेकर पूरे लोधी वंश तक के दौरान। सबसे पहले जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा कि दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि बर्नी ये कहते हैं कि जिस समय इस्लाम वंश की स्थापना भारत में हो रही थी दिल्ली सल्तनत के नेतृत्व में, तो उससे पहले जो प्राचीन भारत पढ़ते आ रहे हो वो पूरे के पूरे हिंदू समाज है, और हिंदू समाज एक रात में इस्लाम नहीं धर्म ग्रहण कर लिया, परिवर्तित नहीं हो गया। इसका मतलब है कि इस्लाम का वंश तो चल रहा था, दिल्ली के सुल्तानों का शासन चल रहा था, किंतु यहाँ पर इसको हम वास्तव रूप में इस्लामी नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, क्योंकि वो दूसरे धर्म की थी, या तो बौद्ध धर्म को मानती थी या फिर हिंदू धर्म को मानती थी। और सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं मुस्लिम किस वर्ग के थे? ये तुर्क वंश के थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में तुर्की सरदारों का ज्यादा बाहुबल था, जबकि जब मुगल वंश आएगा तो उसमें तुर्की सरदारों की एक कहानी नहीं देखने को मिलती है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना, यानी जो ग्रामों का समूह होता था, जैसे एक गांव दो गांव हो गया, तो एक से दो नहीं 10-12 गांवों को मिला के एक समूह बनाया था, जिसका नाम परगना होता था। और इस पर एक आमिल व्यक्ति या आमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। अब ये भी प्रश्न बनता है सीधे सीधे कि भैया आमिल क्या काम करता था या आमल गुजार क्या करता था? तो ये एक गाँव से नहीं बल्कि कई सारे गाँवों को मिलाकर एक समूह तैयार किया जाता था, जिसका नाम था परगना। और इस परगने से जो राजस्व वसूल करने का जो काम था वो आमिल का था या आमल गुजार का था, ठीक है।
अमाल गुजार का। और मीर बख्शी कौन था? मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख व्यक्ति था और मनसबदारों का भी ये प्रमुख माना जाता था, जो मुगल काल का एक पद है, न कि दिल्ली सल्तनत का। ये प्रश्न लगा दिया होगा स्टेटमेंट में कि जो मीर बख्शी पद है ये किस वंश से संबंधित है, तो ये मुगल काल में था, न कि सल्तनत काल में। मीर बख्शी मुख्य रूप से सैनिक विभाग की नियुक्ति करता था। मनसबदार जो शुरू थी पद्धति जहां पर जात और सवार पद देखने को मिलते थे, उन सभी के बारे में डिटेल मीर बख्शी के पास ही रहती थी। एकता व्यवस्था की बात करें तो एकता व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी ने एकता व्यवस्था की शुरुआत भारत में की थी। फिर से समझो, मोहम्मद गौरी ने एकता व्यवस्था के माध्यम से ही कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की इख्तियारी सौंप दी थी कि भैया भारत का शासन तुम करो, मैं जा रहा हूं अफगान, अपने वहीं शासन करूंगा। तो इक्तादारी व्यवस्था मोहम्मद गौरी ने शुरू की। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि भारत में सुव्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से एकता व्यवस्था को किसने संचालित किया, तो इल्तुतमिश का नाम आएगा। लेकिन इसका जनक, फादर ऑफ एकता व्यवस्था, तो मोहम्मद गौरी माना जाएगा। तो ये क्या थी? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की एक व्यवस्था थी, कोई और शासन पद्धति नहीं थी। मतलब छोटे छोटे पार्ट में आपने इख्तियारों की तरह बांट दिया और इख्तियारों को कहा कि आप यहाँ का शासन भी करो और जो भी राजस्व कलेक्शन होगा उसे आप सीधे सल्तनत के पास भेजोगे। सियासतनामा ये एकता व्यवस्था की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है और इसकी कृति निजामुल मुल्क ने लिखी है। सियासतनामा एक पुस्तक है जिसकी रचना निजामुल मुल्क ने की थी और इसी में एकता व्यवस्था की जानकारी हमें डिटेल से मिलती है। और तो और मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। यानी मुक्ति कौन है? जो इख्तियार होता था। एकता प्रणाली का जो मतलब एकता व्यवस्था जिसके पास रहती थी, या इख्तियार जिसे कहा जाता था, या मुक्ति कहते थे, वली भी कह देते थे, ये एकता से एकत्रित। एकता एक तरीके से मान के चलो यार एक जिला हो गया, जैसे आज का डीएम जो होता है ना, जिले का कलेक्शन करता है, ठीक उसी प्रकार का एक क्षेत्र रहता था और यहाँ से एकत्रित राजस्व के आधार पर उसे सैनिक भी रखने पड़ते थे, जो जरूरत पड़ने पर दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनके लिए सेवा देते थे और इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई। अब देखो, अगर ऑप्शन में मोहम्मद गौरी नहीं है तो आप इल्तुतमिश मान सकते हो, लेकिन मैंने जो स्टेटमेंट दिया उस पर ध्यान दो कि मोहम्मद गौरी ने इस व्यवस्था को शुरू किया, लेकिन भारत में सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से इल्तुतमिश चलाता है इसको। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया था? तो परगना होता था, सरकार होता था, सूबा होता था। परगने का जो अधिकारी होता था उसको सिकदार कहा जाता था, लेकिन इस परगने से जो भू राजस्व कलेक्शन का काम होता था वो कौन करता था? आमिल या अमाल गुजार, जो मैंने आपको बताया। तो परगना क्या है? गांव के समूह है और परगने का अधिकारी सिकदार कहलाता था। फिर उससे बड़ा सरकार आती थी, इसका अधिकारी फौजदार अधिकारी कहलाता था और उससे बड़ा प्रांत या सूबा आता था जिसको हम सूबेदार या सूबेदार अधिकारी कहते थे और इसके ऊपर साम्राज्य आता था जिसमें दिल्ली सल्तनत के शासक शासन करते थे। दीवाने मुस्तखराज ये एक राजस्व विभाग है और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ये मैंने आपको बताया था। दीवाने अमीर कोही यह एक कृषि विभाग है जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवाने खैरात जो कि एक दान विभाग है और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने रियासत जो कि एक बाजार नियंत्रण प्रणाली है और इसकी स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो ये चारों ही प्रश्न मिलान करने के लिए आते हैं विभागों के नाम के साथ। कई बार तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित था, दीवाने अमीर कोही किससे संबंधित था, दीवाने खैरात किससे संबंधित है, दीवाने रियासत किससे संबंधित है, दीवाने बंदगान किससे संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो भैया दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग हो जाएगा, दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग हो जाएगा, दीवाने खैरात दान विभाग और दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली। दीवाने रिसालत या रसालत भी कह देते हैं, रिसालत भी कहते हैं, ये धार्मिक मुद्दों से तथा विदेशी मामलों पर निर्णय देने की पद्धति से संबंधित है, दीवाने रिसालत। और दीवाने इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार के माध्यम से जाना जाता है। जैसे आज भी सरकारें क्या करती हैं, एक से दूसरे राज्यों में अगर कोई पत्र व्यवहार करती है तो उसकी जानकारी होती है, तो इसे दीवाने इंसा कहा जाता था। दीवाने विजारत ये वित्तीय मामलों से संबंधित है या राजस्व विभाग से संबंधित था। मध्यकाल की सरकार में फारस, अरब, तुर्क, मंगोल तथा भारतीय तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो मध्यकाल का मतलब केवल आपको दिल्ली सल्तनत ही नहीं समझना है, मुगल भी समझ रहे हैं। तो भैया मंगोल की विशेषता मिली थी, दिल्ली सल्तनत में तुर्क की विशेषता थी, फारस की थी, अरब की थी और स्वयं भारतीय भी यहाँ के तो जो स्थानीय लोग थे उनकी भी विशेषता देखने को मिलती थी। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता था खराज, उस्र या मुक्तई, ये 3 अलग अलग नाम थे। खुम्स किसे कहते थे भैया? खुम्स या खम्स ये लूट का धन था। और कौन सी लूट का? कोई घरों से चोरी होती थी क्या? नहीं। जब शासक के नेतृत्व में, सुल्तान के नेतृत्व में जब सेना किसी दूसरे राज्य पे या किसी दूसरे क्षेत्र पर
आक्रमण करती थी और वहां के राज्य और क्षेत्र को जीत लेती थी, तो वहां से जो भी धन संपदा लूटने को मिलती थी राजकोष से या घरों में से, उसी को लूट का धन कहा जाता था और इसी लूट के धन का नाम खम से कहा जाता था, खुम से। तो इसको 4/5 हिस्से तो सैनिकों में बांट दिए जाते थे और 1/5 हिस्सा जो है राजकोष में जमा कर दिया जाता था। तो सुल्तान कहता था कि एक हिस्सा, 5 में से एक हिस्सा यानी 100% अगर मान लो आपने लूट किए तो 20% जो है कि राजकोष में जमा करा दो, बाकी जो 4 हिस्से बच रहे यानी 80% वो सैनिक आपस में बांट ले, क्योंकि उन्हीं के योगदान की वजह से हमने इसको जीता है। हालांकि आगे चल के इसको अलाउद्दीन खिलजी बदल देता है। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग को राजकोष में जमा करना शुरू किया और 1/5 भाग को सैनिकों को दे दिया। उन्होंने ये कहा कि युद्ध इसीलिए तो किया गया था कि हम दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे साम्राज्य से धन संपदा को लूट सके। तो जब युद्ध का कारण ही यही था, तो हम उस संपदा को राजकोष में नहीं जमा करेंगे तो सैनिकों को क्यों बांट रहे हैं हम? भाई सैनिकों का तो कर्तव्य ही है ना कि अपने सुल्तान की सेवा करना, अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना। तो इसलिए वो तो अपनी एक नैतिक ड्यूटी का पालन कर रहे हैं, कोई रिवॉर्ड पाने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्हें 1/5 हिस्सा दे दिया गया, 4/5 अब राजकोष में जमा होने लगा। हालांकि यहाँ से भी जो है कि बहुत सारे सैनिक नाराज होते हैं और दिल्ली सल्तनत के दौरान खुद या मुकद्दम या चौधरी नाम के जो शब्द थे वो गांव के सरपंच के लिए उपयोग किए जाते थे और यही लोग जो है कि इसका नेतृत्व करते थे। ग्राम स्तर पे चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था, चाहे इसे चौधरी कह दो, मुकद्दम कह दो, खुद कह दो। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित एक शब्द आता है, इसका संबंध होता था राज्य के कानून, अर्थात राज्य के द्वारा कोई कानून जारी किया गया है, ध्यान समझो, राज्य के द्वारा कोई कानून निकाला गया है, कोई नया कानून बनाया गया है, तो उस कानून को जवाबित कहा जाता था। हदीस एक इस्लामिक कानून है और इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण। फवाजिल क्या होता था या फाजिल, ये शब्द से आशय इक्तादारों द्वारा जो सरकारी खजाने में जमा की गई राशि थी, अतिरिक्त राशि, उसे कहा जाता था। अब जैसे ये फवाजिल होता कैसे थे, मान लो एक इक्तादार को अपने इक्ता क्षेत्र से 80 रुपए की इनकम हुई है, कितने रुपए की, 80 रुपए की, और इस 80 रुपए से मेरे दोस्त उसे अपने लिए कम से कम 65 रुपए का जो है कि खर्च करना पड़ता था अपने साम्राज्य के लिए, अपने जो है कि नेतृत्व के लिए, अपने घोड़े वगैरह की सेवा रखने के लिए, खान पान के लिए। तो उसके पास जो 15 रुपए बचता था ना, इसको वो क्या करता था कि सल्तनत के पास भेज देता था, यानी सरकारी खजाने में भेज देता था। और इसी 15 रुपए को क्या कह दिया जा रहा है, फवाजिल कह दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, फवाजिल कहा जा रहा है। तो ये फवाजिल या फाजिल शब्द का आशय इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। तो ये अतिरिक्त राशि क्या थी कि भैया टोटल आपकी इनकम 80 रुपए हुई है एक साल में, और 80 में से 65 रुपए आपने अपने खर्च के लिए रख लिए, जिससे आप घोड़े वगैरह की भी काम कर रहे हो, अपनी पारिवारिक जो भी जरूरतें हैं, गांव की जरूरतें हैं, उसको निपटाने के बाद जो अतिरिक्त पैसा बच रहा है 15 रुपए, उसे आप फवाजिल के तौर पे टैक्स के रूप में जमा कर रहे हैं। और ससगनी क्या होता था, ये चांदी का सिक्का होता था ससगनी। खरीदादार क्या होता था, फरमानों को भेजने वाला एक अधिकारी होता था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 ईस्वी के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तकीम का कार्यकाल का नाम अंकित होता है, और इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर नाम उल्लिखित देखने को मिलता है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के दौरान जो कला और स्थापत्य का निर्माण हुआ होगा उसको पढ़ेंगे। जैसे विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया, कागज का प्रयोग। अलाई दरवाजा, ये भैया किसके द्वारा निर्माण कराया गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाजा कहाँ पर है, दिल्ली में, जहाँ पे कुतुब मीनार बनी हुई है उसी कॉम्प्लेक्स में अलाई दरवाजा है। उसी में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी आपको देखने को मिलेगी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। तो और वहीं पे आपको लौह स्तंभ देखने को मिलेगा जो मौर्य साम्राज्य की पराकाष्ठा दिखाता है। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। आगे कुतुब मीनार के निकट इसको कराया गया था। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और इसमें सफेद संगमरमर के द्वारा भी निर्माण किया गया। फाइनली ये 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था और घोड़े के नाल के आकार की मेहराब है इसमें। कुल मिला के जो अलाई दरवाजा आप देखोगे ना तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। जैसे मान लो ये इस तरीके से दरवाजा एक तरीके से ऐसे डिजाइन बन गया, और एक डिजाइन यहाँ पे हमने बना दिया ऐसे करके छोटा सा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये भी नहीं, ठीक है,
चलो, इस तरीके का जो है कि देखने को मिलता है, ये डिजाइन इस पे लगा दी गई। तो यही अलाई दरवाजा था। और ये जो घोड़े की नाल का जैसा दिख रहा है ना, ये वाला एरिया जो ऐसे दिख रहा है ना घोड़े की नाल, तो ये घोड़े की नाल तो समझते होगे ना, घोड़े अपने पैर में पहनते हैं, खुर में लोहे का जो होता है, जिसकी वजह से बहुत तेज दौड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये मेहराब देखने को मिलती थी। अगर नहीं गए हो तो कभी जाना यार दिल्ली, तो कुतुब मीनार में तो घूम के आना, ठीक है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, वो था बलबन का मकबरा। दिल्ली के मेहरौली के समीप स्थित है। दिल्ली में मेहरौली के समीप स्थित है। और बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम हमें मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। खिज्र खां के द्वारा निर्मित जमात एक खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है ये, खिज्र खां के द्वारा। अब कुछ कालक्रम है, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले हुआ, फिर तुगलकाबाद किला बनाया गया, फिर लोधी गार्डन बना, और फिर फतेहपुर सीकरी। क्योंकि कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण कराना शुरू किया और इल्तुतमिश ने उसको पूरा करा दिया। तुगलकाबाद किला जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्मित किया गया, और लोधी गार्डन फिर उसके बाद आता है, और फतेहपुर सीकरी जो अकबर के दरबार के समय की बात है, अकबर ने स्थापित किया था आगरा में, तो क्रोनोलॉजी में सबसे लास्ट में आएगा। फिर कुछ भवन है उनके निर्माण करता है, जैसे सुल्तानगढ़ी का महल इल्तुतमिश ने बनवाया था दिल्ली में। लाल महल की स्थापना बलबन ने की थी। जमात खाना मस्जिद सैयद वंश के शासक खिज्र खां ने की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो अत्रि कवि थे। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, जैता द्वारा किया गया था। तो किसने किया था? राणा सांगा नहीं, राणा कुंभा के दरबार में हुआ था, यानी चित्तौड़गढ़ में। और राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में इस तरीके का कीर्ति स्तंभ स्थापित किया था। यहाँ पे कुछ स्थल है और स्थापत्य, जैसे दिल्ली में हम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद देखते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी आपके इसमें कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में। जौनपुर में हम अटाला मस्जिद देखते हैं जो सरकी राजवंश था, हुसैन शाह सरकी वगैरह इन लोगों ने बनवाई थी। मालवा में हमें जहाज महल देखने को मिलता है, और गुलबर्गा में हमें जामा मस्जिद देखने को मिलती है। कुछ और इमारतें हैं, जैसे हिंडोला, हिंडोला को गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया। जहाज महल को भी गियासुद्दीन खिलजी ने मालवा में बनवाया। और लाल दरवाजा मस्जिद ये बीबी राजे ने बनवाई थी। 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। वास्तु शैली और संबंध राजवंश, जैसे मेहराब की निचली सतह पर जो कमल कली की झालर बनती है वो खिलजी ने बनवाई थी, खिलजी वंश में। अष्टभुजीय मकबरों का उदय सबसे पहले तुगलक काल में शुरू होता है। अष्टभुजीय मकबरे होते हैं। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग करना विजयनगर साम्राज्य की मतलब विशेषता है। और झुकी हुई मीनारों के साथ विशाल मुख्य द्वार बनाना, जो झुकी हुई दीवारें हैं उनके साथ विशाल मुख्य द्वार बनाना, ये सरकी राजवंश की कलाकारी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया आज की क्लास। और इसी तरीके से हम कल की क्लास में दिल्ली सल्तनत का साहित्य पढ़ेंगे, और दिल्ली सल्तनत का फिर उसके बाद विविध पढ़ेंगे। तब उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं कौन सा वंश आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना दोस्तों, और साथ ही साथ आप इस नंबर पे क्वेरीज करके इसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। ध्यान देना ये पीडीएफ पेड है और ओनली हिंदी मीडियम में है। अधिक अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।